वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नेचुरल फार्मिंग को समझेंगे और इसके लिए हम नीति आयोग की एक रिपोर्ट को डिकोड करेंगे। यह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए स्पेशली जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से एक्सट्रीमली रेलेवेंट है। तो चलिए इस डिस्कशन की शुरुआत एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल से करते हैं। क्या हमारी इंडियन एग्रीकल्चर एक साइलेंट क्राइसिस, एक मौन संकट से गुजर रही है? जरा सोचिए, हमारी जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर है उसमें आज कितनी प्रॉब्लम्स हैं। मिट्टी की क्वालिटी लगातार गिर रही है, खेती की लागत आसमान छू रही है और पानी का क्राइसिस तो है ही। तो यहां पर एक बड़ा सवाल उठता है, इन सारी प्रॉब्लम्स का क्या नेचुरल फार्मिंग एक वायबल सॉल्यूशन हो सकता है? आइए इसी को एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, इसके फायदे और गवर्नमेंट स्कीम्स पर जाने से पहले सबसे जरूरी है यह समझना कि आखिर नेचुरल फार्मिंग है क्या। ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके मेंस आंसर के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएगा। ओके, इस डेफिनेशन पर आते हैं। इसमें 3 कीवर्ड्स हैं जो इसका पूरा सार, पूरा एसेंस बताते हैं। पहला, केमिकल फ्री। इसका मतलब है कि बाहर से कोई भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड यूज नहीं होगा। दूसरा, लाइफ स्टॉक बेस्ड, मतलब ये फार्म पर जो पशु हैं, खासकर गाय भैंस, उनके गोबर और मूत्र पर निर्भर है। और तीसरा, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, यानी ये नेचर के साथ मिलकर काम करती है, नेचर के अगेंस्ट नहीं। अब ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। यह आपके प्रीलिम्स का एक पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि नेचुरल फार्मिंग एक क्लोज लूप सिस्टम है, यानी सब कुछ फार्म के अंदर से ही, ऑन फार्म बायोमास से ही जनरेट हो रहा है, कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं। जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में बाहर से लाए गए सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और बायोपेस्टिसाइड्स को यूज करने की परमिशन है। So, the bottom line is natural farming is self-contained, जबकि organic farming can rely on external certified inputs। तो सवाल ये उठता है कि ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन ग्राउंड पर, जमीन पर इसे आखिर इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है? इसका मैकेनिज्म क्या है? चलिए देखते हैं। नेचुरल फार्मिंग का जो पूरा मैकेनिज्म है वो इन 5 पिलर्स या कंपोनेंट्स पर बेस्ड है। पहला है बीजामृत। ये बेसिकली एक सीड ट्रीटमेंट है। बीजों को बोने से पहले गाय के गोबर और मूत्र के एक मिक्सचर से ट्रीट किया जाता है ताकि उन्हें बीमारियों से बचाया जा सके। दूसरा है जीवामृत। यह एक तरह का लिक्विड ऑर्गेनिक मेन्योर है जो सॉइल की फर्टिलिटी को बूस्ट करता है। यह गोबर, मूत्र, गुड़ और बेसन के एक कंकॉक्शन से बनता है। तीसरा है मल्चिंग। इसमें क्या होता है कि सॉइल को फसल के जो अवशेष होते हैं, यानी क्रॉप रेजिड्यूज, उससे कवर कर देते हैं। ये एक माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करता है जो मॉइस्चर बनाए रखता है और वीड्स को कंट्रोल करता है। चौथा है वपासा। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे सॉइल में एरिएशन क्रिएट होता है ताकि वाटर वेपर कंडेंस हो। इससे मिट्टी में मॉइस्चर रहता है और पानी की जरूरत कम पड़ती है। और पांचवा है प्लांट प्रोटेक्शन, जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हुए बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स का यूज होता है। अब आते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट के एक्चुअल डेटा पर। ये डेटा आपकी जीएस पेपर 3 के आंसर के लिए फॉर्डर है, वो पॉइंट्स जो आपके आंसर को बाकियों से अलग और ज्यादा क्रेडिबल बनाएंगे। तो सबसे पहला और सबसे डायरेक्ट बेनिफिट है इकोनॉमिक, पैसों का फायदा। रिपोर्ट कहती है कि जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, यानी खेती करने का जो खर्चा है, उसमें कम से कम मिनिमम 5 से 10% की कमी आती है। और ये तो मिनिमम है, कुछ केसेस में ये 55% तक भी जा सकती है। सोचिए, एक फार्मर के लिए ये कितनी बड़ी रिलीफ की बात है, जिसका एक मेजर इनकम का हिस्सा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पर ही खर्च हो जाता है। दूसरा बड़ा बेनिफिट है एनवायरमेंटल। नेचुरल फार्मिंग से लगभग 50 से 60% तक पानी और बिजली की सेविंग होती है। इसमें वापासा और मल्चिंग जैसी टेक्निक्स बहुत हेल्प करती हैं। इंडिया जैसी वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री के लिए, जहां एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा पानी कंज्यूम करता है, ये डेटा रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए बहुत बहुत क्रिटिकल है। और अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, जो कि एक बहुत ही अहम मुद्दा है। ये स्टैटिस्टिक देखिए, नेचुरल फार्मिंग से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में 55 से लेकर 85% तक की कमी आ सकती है। ये इंडिया को पेरिस एग्रीमेंट के अंडर अपने एनडीसीज, यानी नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, को पूरा करने में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है। और इन सारे बेनिफिट्स की जो नींव है, जो फाउंडेशनल बेनिफिट है, वो है मिट्टी की हेल्थ में सुधार। रिपोर्ट में पाया गया कि सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन या एसओसी में 45% तक का इंक्रीज हो सकता है। एसओसी मिट्टी की जान होती है।
इसके बढ़ने का मतलब है बेहतर सॉइल स्ट्रक्चर, बेहतर वाटर रिटेंशन और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। ये एक तरह से हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो इन सारे बेनिफिट्स को हम इन 5 कैटेगरीज में समराइज कर सकते हैं। जब आप मेंस में आंसर लिखें तो इन सब हेडिंग्स को यूज कर सकते हैं एक वेल स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स के लिए। ये आपके आंसर को एक क्लियर स्ट्रक्चर देगा: इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल, सॉइल हेल्थ एंड रेजिलियंस, हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और लाइवस्टॉक इंटीग्रेशन। चलिए अब इसके पॉलिसी एस्पेक्ट पर चलते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से यह समझना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट इसमें क्या रोल प्ले कर रही है। देखिए, गवर्नमेंट भी नेचुरल फार्मिंग को एक बिग पुश दे रही है। इसके लिए कई नेशनल लेवल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि बीपीकेपी यानी भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, जो परंपरागत कृषि विकास योजना के अंडर काम करती है। फिर है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, एनएमएनएफ। इसके अलावा पीएम प्रणाम, सतत और गोबर्धन जैसी स्कीम्स भी हैं जो इनडायरेक्टली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है। मेंस के आंसर्स में इन स्कीम्स का जिक्र करना यह दिखाता है कि आप गवर्नमेंट पॉलिसी से अवेयर हैं। और अंत में ये एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, इस टॉपिक के जो ब्रॉडर इंप्लीकेशंस हैं देश की फ्यूचर के लिए, उनके बारे में एनालिटिकली सोचना जरूरी है। क्या नेचुरल फार्मिंग सच में इंडिया की एग्रीकल्चरल और इकोलॉजिकल सिक्योरिटी दोनों की चाबी हो सकती है? इस पर विचार जरूर करना चाहिए। अगर आपको यह लेक्चर हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।